नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी लेक्चर 2 की। और इसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट 3 की। जो पार्ट 3 में हमारा आता है फंडामेंटल राइट्स। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स की आज हम बात करेंगे, जो कि है आर्टिकल 12 से 35 तक का। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और स्पेशली अगर आप यूपीएससी और अपने स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इसका डिटेल एनालिसिस आपको बहुत ज़रूरी है, इसका आपको जानना जरूरी है। आपके कोई गवर्नमेंट एग्जाम में इसके सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं, सिर्फ क्या है, लेकिन उसके डिटेल्स में हम आज की बात करेंगे। और इसको अगर आप देख लेंगे तो आप उन एग्जाम के भी लेवल के लायक तैयारी आपको हो जाएगा, क्योंकि आज हम पूरा फंडामेंटल राइट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी अपडेट आपको हमसे मिलता रहेगा। तो चल देखते हैं पहले ओवरव्यू है क्या इस पार्ट 3 में। जो फंडामेंटल राइट्स है उसका ओवरव्यू। तो ये पहले तो यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बेस लाइन लेके यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में से डाला गया है। फिर दूसरा है फॉर द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत जरूरी है। और ये तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क मार लीजिए, गारंटीड राइट है। गारंटीड राइट उसको बोलते हैं जो जस्टिसेबल इन नेचर होता है। जस्टिसेबल इन नेचर का मतलब है इन्फोर्स्ड बाय लॉ ऑफ कोर्ट्स, मतलब कोर्ट्स ये आपको देगी, प्रदान प्रोवाइड करेगी लॉ के अंतर्गत। तो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस के लिए भी ये फंडामेंटल राइट्स जरूरी है। ये नहीं रहेगा तो ह्यूमन का एग्जिस्टेंस बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि फिर कानून व्यवस्था ही नहीं रहेगी देश में। तो बढ़ते हैं आगे। क्लासिफिकेशन अंडर दिस 6 कैटेगरी का ये क्लासिफिकेशन है। तो 6 कैटेगरीज में क्या क्या आते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो नंबर 1 देखिए, राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 का है, का डिस्कस करता है। और राइट ऑफ टू फ्रीडम जो 19 से 22 को डिस्कस करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 22, 23, 24। उसी तरह राइट ऑफ फ्रीडम और रिलीजन्स 25, 28। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स 19, 30। राइट टू प्रॉपर्टी जो कि डिलीट हो गया है, पहले 6 नंबर में आता था लेकिन अब ये डिलीट हो गया, तो मतलब 6 नंबर पे अब 7th वाला आ गया है, जो है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछ देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज क्या है, कौन सा आर्टिकल में आता है और ये क्या कहलाता है। तो ये है, तो इसकी हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे। पहले मैं आपको ओवरव्यू दे दिया कि ये इनमें है क्या। चलिए बढ़ते हैं। तो पहले तो आपने देखा कि प्रीवियस स्लाइड में 14 से 18 है आपका आर्टिकल इक्वालिटी का, लेकिन 12-13 है क्या। तो इसमें 12-13 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं, मतलब स्टेट्स की डिफाइन करता है ये आर्टिकल 12 क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये का डेफिनेशन एक तरफ प्रोवाइड करता है। पार्लियामेंट क्या है, गवर्नमेंट और स्टेट क्या है उसको ये बताता है। लेजिस्लेचर क्या है, लोकल अथॉरिटीज क्या है। लोकल अथॉरिटीज में जो आपका बोथ इनसाइड या आउटसाइड ऑफ इंडिया, आउटसाइड ऑफ इंडिया लेकिन कंट्रोल बाय इंडिया होना चाहिए। तो ये सब के डेफिनेशन प्रोवाइड करता है कि है क्या। आर्टिकल 13 में बात करें तो लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब इस आर्टिकल 13 में साफ साफ कहा गया कि कोई भी आर्टिकल, कोई भी थिंग जो वायलेट करता है पार्ट 3 के पार्ट 3 को, तो वो लॉ नहीं माना जाएगा। मतलब आप कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं और वो पार्ट 3 को मतलब वायलेट कर रहा है तो वो लॉ नहीं माना जाएगा, वो आर्टिकल 3 बोलता है। इसके इसके अंदर बहुत ही केस आते हैं, वो केस भी हम आपको डिटेल में करेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की, तो ये इसके कई सारे केसेस बनते हैं। तो चलिए अब उसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम आज आर्टिकल सारे कर ले इससे रिलेटेड। तो राइट टू इक्वलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे तो क्या क्या आता है। तो आर्टिकल राइट ऑफ इक्वलिटी में जैसे मैंने बात की 14 से 18 तक का आता है। तो इसमें क्या क्या आप देख सकते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। और ये यूके का कंसेप्ट है, ब्रिटिश का कंसेप्ट है। और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि यूएसए का कंसेप्ट है। तो भारत के पास ये दोनों है, मतलब इंडिया के पास दोनों है, ये दोनों कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हैं, दोनों का मिश्रण एक तरह से। और इसके अंतर्गत ये होता है कि लाइक ट्रीटेड एज अ लाइक, मतलब कोई अगर मान लीजिए सेम कंडीशन में है और सेम क्राइम किया है तो वैसा ही उसको ट्रीट किया जाएगा, ना कि एक जैसे एक बच्चे को एक एडल्ट से कंपेयर किया, बच्चा कोई क्राइम किया है गलती से तो उसको एडल्ट की तरह ट्रीट पनिशमेंट दिया जाए, वैसा नहीं होगा। तो इक्वलिटी बिफोर यही दर्शाता है। और अब आर्टिकल 15 जो बात करता है, नेक्स्ट आर्टिकल जो है हमारा, तो प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियंस, मतलब कोई भी ग्राउंड्स होगा, ये आप
डिस्क्रिमिनेशन पीपल का नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके सर्टेन ग्राउंड्स हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे अभी आप देख सकते हैं रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड्स के रेस्ट्रिक्शंस को मान के आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि वाटर टैंक, पहले क्या होता था पूर्वज में हमारे वाटर टैंक जो CSTs वो जो थे ओबीसीज, उनको भी वाटर टैंक एक्सेस नहीं करने दिया जाता था, रिवर्स नहीं एक्सेस करने दिया जाता था, होटल्स नहीं जा सकते थे, प्लेस ऑफ वर्शिप मंदिर मस्जिद में एंट्री नहीं थी छोटे जात को। तो इस तरह करके ये प्रोविजन हमको प्रोवाइड करता है आर्टिकल 15 कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो आर्टिकल 16 की अब बात करें, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब ये जॉब रिलेटेड है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट टू मैटर, अगर आपको नहीं, अगर आपको कास्ट से है, रिलीजन से, वो मैटर नहीं करता है, आपको हर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस जॉब में घुसने के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, तो सारे यूपीएससी से लेकर क्लर्क तक लेवल में आप इक्वल भागीदारी बनेंगे, कोई भी आप कास्ट, रिलीजनशिप, सेक्स से या कहीं भी आपका जन्म, डेट ऑफ बर्थ है उसके। तो अपॉर्चुनिटीज की ये बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की। तो इस पे एक केस भी बनता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज है तो फिर रिजर्वेशन क्यों आता है, तो इसकी हम बात करेंगे। जो रिजर्वेशन क्यों आता है तो इसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो डायरेक्ट है, अनटचेबिलिटी को प्रमोट नहीं कर सकते हैं हम, उसकी एबोलिशन है। आर्टिकल 17 में इसकी बात की गई है। 18 आर्टिकल में जो दिया गया है वो एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स क्या है, जो जिससे कि पहले राजा महाराजा अपने नाम के आगे लिखते थे, महाराजा रणधीर सिंह, महाराजी, इस तरह करके आप नहीं अब इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि ये उच्च नीच का भेदभाव दिखाता है। तो इसमें क्या है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि मेरिटियस ग्राउंड पे ये अलाउड है। मतलब कि अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, प्रोफेसर हैं, एडवोकेट हैं, इस तरह करके आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं। मेरिटियस मतलब आपके पास अगर कुछ रिसेंट वैलिड डिग्री है तो उसके हिसाब से आप अपने नाम पे आगे लगा सकते हैं। लेकिन जो पूर्वज आपको प्रोवाइड किया है वो उस तक टाइटल अब नहीं, हेरिडिटरी बेस नहीं चलेगा। और इसी तरह इसमें भी कुछ है कि अगर आप फॉरेन में रहते हैं और वहाँ पे आपको कोई अवार्ड मिला और उसमें आपको कोई मिला नाम प्रदान, तो यहाँ पे अभी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस तरह का केस हुआ है बहुत बार। और जैसे पद्मश्री विभूषण एक्टर एक्ट्रेस को मिलते हैं तो वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं ये कि मैं पद्मश्री विभूषण अमिताभ बच्चन, ये इस तरह करके नहीं लगा सकते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। तो ये वायलेशन ऑफ होगा टाइटल्स, मतलब आर्टिकल 18 का, इससे उनको जो मिला है टाइटल भारत रत्न, पद्म भूषण, इस तरह करके वापस भी लिया जा सकता है। तो अगली बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में क्या क्या आता है इसकी बात करेंगे। आर्टिकल 19 से ये मतलब इसके अंदर आता है। तो इसमें क्या, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सेट्रा की। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22 है, तो उसकी हम पहले 19 की बात करें। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच और कुछ एक्स्ट्रा जो आपको प्रोवाइड करता है एक्सप्रेशन के लिए, इस तरह का प्रोटेक्शन देता है। पर ऐसा नहीं है कि आप स्पीच का है तो आप कुछ भी बोलेंगे तो वो केस में नहीं आएगा, लेकिन इसके कुछ ग्राउंड। तो जैसे कि आप इसके अंदर फ्रीडम ऑफ असेंबली आता है। असेंबली आप कर सकते हैं, जैसे कि आप मार्च रैलीज निकाल सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक अलाउड नहीं है। लेकिन पीसफुली होना चाहिए, मार्च रैलीज भी होना चाहिए, तो पीसफुली दंगा आपको नहीं फैलाना है। स्ट्राइक नॉट अलाउड है, ये नहीं कि आप स्ट्राइक बंदी करवा दें, ये अलाउड नहीं है। और फ्रीडम असेंबली के बाद फ्रीडम एसोसिएशन, मतलब आप कोई ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं पीसफुली, ये सेम रहेगा। उसी तरह फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में बहुत सारा किया कि आप कुछ प्लेसेस पे आप नहीं जा सकते, लेकिन फ्रीडम मूवमेंट आपको अलाउड है। जैसे अभी एक्सेप्शन अभी आया है अब कोरोना वायरस का, कि आपको घर में लॉकडाउन कर दिया गया था, ये अभी रिसेंट का न्यूज़ है। तो ये इस तरह आपका एक्सेप्शन इसमें आता है। जैसे मिलिट्री प्लेसेस पे भी आपको बहुत सारा जाना माना रहता है, डिप्लोमेटिक एरियाज में भी कोई सीक्रेट प्लेस है वहाँ भी। और यहाँ पे देखिए कोई नेशनल डिजास्टर या वायरस जैसे आ जाए, अभी जैसे कोविड-19 का जो केस है, तो इस तरह का एक्सेप्शन है इसमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस में क्या होता है कि आप कहीं भी अपने देश में, नेशन में, हमारे इंडिया में कहीं भी आप रह सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन इसका भी एक लिमिटेशन है, जैसे कि आर्टिकल 35A में बोलता है जो स्पेशल प्रावधान है जम्मू एंड कश्मीर का, वहाँ पे नहीं है, उसका अलग रूल है, जो कि अब तो हट चुका है। लेकिन अब तो ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है, लेकिन ये आपको जानना है। अगली बात करेंगे आर्टिकल 20 की। जो आर्टिकल 20 जो है, रिस्पेक्ट ऑफ
कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब कि अगर आपके साथ कोई क्राइम हुआ है उससे रिलेटेड ये लॉ बना है। देखिए ये वीडियो पूरा लेंदी होने वाला है क्योंकि हम सारे फंडामेंटल एक ही वीडियो में कर रहे हैं, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए क्योंकि एग्जाम में 100% आपको हेल्प करने वाला है। आप थ्योरेटिकल एग्जाम दें, रिटन एग्जाम दें या कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम दें, इससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं। और 20 में जो बात करेंगे इसके बेसिक 3 फीचर्स हैं जो बताते हैं। नो एक्स पोस्ट फैक्टो। नो एक्स पोस्ट फैक्टो क्या है कि देखिए अगर आपने कोई क्राइम किया है, मान लीजिए 2000 में किया है, 2001 में किया है, और अभी जो मान लीजिए उसमें कुछ संशोधन हुआ है, 2020 चल रहा है, अभी उसका कानून बदल गया है, तो जिस समय आपने 2001 में क्राइम किया था उसी लॉ के अनुसार आपको वहां पे सजा मिलेगी 2020 में। ये नहीं कि 20 में अब यहाँ पे सिर्फ जेल जाना था, 7 साल का केस था, 7 ईयर आपको जेल में बिताने थे, यहाँ पे फांसी हो गया तो अब आपको फांसी मिलेगी, नहीं, 7 साल का ही आपको वहाँ पे अभी भी 7 ईयर का ही पनिशमेंट मिलेगा। ये बोलता है पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो डुअल पनिशमेंट क्या है? डुअल पनिशमेंट में क्या है कि अगर आप एक ऑलरेडी पनिशमेंट कर चुके हैं कोई कानून को, तो फिर से आपको वो नहीं मिलेगा। जैसे गलती से कभी कभी क्या होता था कि आप फंस जाते थे किसी केस में, आपको जेल हो गया, लेकिन फिर से आप बेगुनाह साबित हुए तो फिर से आपको फिर पनिशमेंट मिल गया। तो मतलब दो तरह का आपको पनिशमेंट बार बार नहीं दिया सकता, एक बार मिल गया तो मिल गया। और नो एक्यूज टू कंपेल्ड क्राइम, मतलब देखिए ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए है जो उसमें है कि आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि हाँ आपने क्राइम किया है कि नहीं, ये ये आपको कंपेल करना ही होगा, नहीं, ये आपका राइट बनता है कि नहीं, आप ये आपकी ड्यूटी है कि आप ये पता करिए कि हाँ आपने क्राइम किया है कि नहीं किया है। तो इसमें कुछ, हाँ लेकिन इसमें कुछ है जैसे कि बेसिक आपको एविडेंस देने पड़ते हैं, जैसे कि आपका फिंगरप्रिंट्स वगैरह है, ये तो आपको खुद से देना ही पड़ेगा जो पुलिस आपसे डिमांड करेगी, ये सब इसमें आता है। अब बात करेंगे आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यहाँ पे लिबर्टी है, यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी की बात की है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी मतलब आपके कोई लाइफ में कुछ दिक्कत ना हो उसके लिए ये आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन एक्ट ऐड किया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था 2002 में, उसमें इसको ऐड किया गया। ये पहले इनिशियल नहीं था, तो लाइफ को आसान बनाने के लिए राइट टू पर्सनल लिबर्टी का होना जरूरी। फिर आर्टिकल 22 की बात करेंगे। हम थोड़ा स्पीड बात कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा तो फिर आपको बोरियत फील होने लगेगा, तो आप इसे फास्ट मोड में भी देख सकते हैं। लेकिन फिर आर्टिकल 22 की बात करें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। देखिए अगर आपका अरेस्ट हो गया, आपको डिटेंस कोई किया केस में, कोई फंस गए हैं आप, तो उसका भी कुछ प्रोसेस है। और इसी में बात करेंगे हम प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है और क्या कंसेप्ट है। इससे भी कई बार यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या है, तो इसमें 3 प्रावधान इसमें भी है कि क्यों, वाई, रीजन ऑफ डिटेंशन आपको बताना पड़ेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको मिलेगा, मतलब लॉयर्स जो होते हैं आपका, लॉयर्स को प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ आपका लीगल केस है कि नहीं, वो छानबीन करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप रख सकते हैं। प्रेजेंट विद इन 24 आवर टू मजिस्ट्रेट। हाँ, और तीसरा है कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। अगर नहीं केस आपको पेश किया जाए तो आप निकल सकते हैं वहां से। लेकिन ये 3 बेसिक है आपको जो आर्टिकल 22 के अंदर आता है, ये आपको जानना है कि कैसे आप इससे, मतलब अगर कभी आपको भगवान न करे अगर आप कोई केस में फंसते हैं तो इस तरह का राइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करेंगे, क्या है ये कंसेप्ट। तो ये देखिए इसमें कुछ है नियम्स जो कि फॉर सिक्योरिटी पर्पस के लिए डाला जाता है। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब जो आपने क्राइम किया ही नहीं है उसके लिए ही पहले ही आपको डाल दिया जाएगा ताकि आप फ्यूचर में कोई क्राइम ना करें, इसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की जाती है। तो ये सिक्योरिटी पर्पस से किया जाता है, लेकिन हाँ सिर्फ यहाँ पे 3 मंथ के लिए होता है मैक्सिमम, ये नहीं कि आपको साल भर 2 साल तक डाल दिया जाए, मैक्सिमम 3 मंथ का है। अगर कोई स्पेशल केस है तो वो फिर लॉ पार्लियामेंट में फिर आपको पास करा के इस तरह करके कुछ नियम्स निकालने पड़ेंगे, लेकिन फॉर मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए। नो ट्रायल, आपके पास कोई ट्रायल नहीं होगा, आपको डायरेक्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर डाल दिया जाएगा कि हाँ कि ये बंदा फिर से क्राइम कर सकता है। फॉर कंट्री बेनिफिट्स के लिए किया जाता है। ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग्स से बचने के लिए भी ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करेंगे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या है इसकी हम बात करेंगे, और ये 3 है, और ये 23 और 24, आर्टिकल 23 और 24 इसमें आता है। एक्सप्लॉइटेशन आपका
नहीं हो इसके लिए। तो इसमें क्या आता है, आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है और स्पेशली अगेंस्ट वुमेन गर्ल्स जो जिनको ट्रैफिक करके प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता है, या चिल्ड्रंस को जो कि उनके लेबर कराया जाता है, तो उसके अंतर्गत ये आता। फोर्स लेबर जो आपको बॉन्डेड लेबर्स हैं, उनको तनख्वाह उनका नहीं देते हैं, एक्सप्लॉयटेशन एक तरह से होता है, उसके लिए ये दिया गया है। अब बात करेंगे आर्टिकल 24 की, जो प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के काम करने के लिए प्रोविजन है, मतलब हाँ बच्चे, अगर आप इनिशियल 14 ईयर्स से एज से कम है तो आप चाइल्ड के अंदर आते हैं, और आपको फैक्ट्रीज में या हैजार्डियस एरियाज में, जो हैजार्डियस एरिया है, वहाँ आपको काम नहीं करना होगा। तो ये 14 ईयर्स का पहले एज था, फिर बाद में इसे संशोधन करके 18 ईयर्स कर दिया गया। और कुछ पहले था कि आप कुछ काम में, मतलब अब तो ये कर दिया गया कि आप कोई भी हैजार्डियस हो या नॉन हैजार्डियस आप काम नहीं करवा सकते। पहले क्या था कि बच्चों को रख लिया जाता था, और 14 से 18 जैसे पास होते थे, मतलब 15 साल के बच्चों को भी रख लिया जाता था, जैसे सर्वेंट, ढाबा में छोटू वगैरह इस तरह करके। तो अब वो भी नहीं रखना है। तो अब बात करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या आता है, तो इसमें आप बात करेंगे आर्टिकल 25 जो है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड रिलीजन। मतलब आप कोई भी धर्म को अपना मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई आपको नहीं रोकेगा, कैसे भी तरह आप मान सकते हैं, ये बोलता है। आर्टिकल 26 वही बोलता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। अपने हिसाब से रिलीजियस अफेयर बना सकते हैं, मतलब अपने धर्म के अनुसार आप अपने उससे रिलेटेड जो भी कार्य कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। लैंड हो, कुछ हो, प्रॉपर्टी हो, तो ये आप कर सकते हैं। फिर फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन। देखिए ये 27 काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप किसी से टैक्स नहीं ले सकते हैं या फी नहीं ले सकते हैं कोई अपने रिलीजन को बढ़ाने के लिए, हाँ मुझे टैक्स चाहिए, अपने रिलीजन को मुझे बढ़ावा देना, प्रमोशन के लिए आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। फिर आर्टिकल 28 में है फ्रीडम एज टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्सिव सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब ये यहाँ पे देखिए 28 में ये कहता है कि आप रिलीजियस वर्क को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं डालेंगे, वहाँ कंपलसरी नहीं करेंगे। या इसकी बात करेंगे कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स की, अब हम बात करेंगे जो आपको मिला गया है 5 में, और इसमें 29 और 30 आता है आर्टिकल। तो 29 में क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट के लिए ये बात की गई है 29। और 30 में फॉर द माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन में जो उनको प्रदान राइट जो मिला गया है माइनॉरिटीज को, उसके लिए बात करता है। आर्टिकल 31 को हटा दिया गया है, जो कि आपका हटा दिया गया है, तो इसकी जानकारी हम अभी नहीं बात करेंगे। फिर राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, जो कि है वीवीआई टॉपिक आपके लिए, कोई भी एग्जाम के लिए ये बहुत क्वेश्चन बनते हैं इससे। आप 60% में कहूँगा 50 to 60% इसी से बन जाते हैं। 50 to 60% क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज से ही बनते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी हम बात करेंगे। तो ये है क्या, ये 32 से आपका है, और मेन इसका 32 ही है। आगे आर्टिकल हम बात करेंगे वो उसकी भी, लेकिन ये 32 जो हमारा रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट और राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। मतलब ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल का एक तरह से सोल है, ये काफी ज्यादा है। बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था, ये आपको याद रखना है। बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि आपको प्रोवाइड करता है बहुत सारी प्रोटेक्शन की लो, किस तरह रेमेडीज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके साथ फंडामेंटल राइट्स का कुछ उल्लंघन हुआ है या कुछ हो रहा है उसके अंतर्गत, तो आप इसी लॉ के आधार पे ये सही कर सकते हैं। तो टाइप्स इसके अंतर्गत आपको रिट्स फाइल करना पड़ता है, जो कि रिट्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। रिट्स क्या है, तो रिट्स एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है जो आप कोर्ट को देते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के बचाव के लिए। तो ये टाइप्स ऑफ रिट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। 5 टाइप के रिट्स हैं आपके। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है हवी कॉर्पस मैंडमस प्रोविजन कार्शियरी क्वांटो वारंटो, इस तरह करके डायरेक्ट 5 आपके हैं। तो इसकी हम बात करेंगे, तो ये है क्या, तो हबीज कॉर्पस की मैं अब छोटा सा आइडिया भी इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा डिटेल में। एक अभी सिर्फ बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि है क्या हबीज कॉर्पस के क्या है। टू हैव अ बॉडी, मतलब उस आदमी को
प्रेजेंट होना चाहिए कि इसकी बात करते हैं, लैटिन वर्ड है ये सारे। तो अगर उसके साथ कोई इलीगल डिटेंशन हुआ है, इलीगल डिटेंशन, पर्सनल लाइबिलिटी का उसका कुछ हानि हुआ है, तो हबीज कॉर्पस का इसका इस्तेमाल कर सकता है। मैंडेमस की बात करें तो ये वी कमांड एक तरह से इसको कमांड याद रख लीजिएगा। कमांड 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 कौन सा कमांड? तो ये जो कोर्ट पब्लिक ऑफिसर्स को देता है, कोर्ट जो देता है पब्लिक ऑफिसर्स को, आईएएस ऑफिसर से, कोई भी ऑफिसर्स को, कि आप अपने काम सही से कर नहीं रहे हैं, अगर कुछ दिक्कत आती है तो आप अपना काम करिए, सही से काम करिए। जो अगर वो फेल हो जाती है या करने से मना कर दी तो मैंडेमस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन का क्या है कि अगर आप कोई ये भी एक तरह है जो कि हाई कोर्ट जो है हमारा, हाई कोर्ट या हायर, आप हाई कोर्ट्स हो या कोई हायर अथॉरिटी जो लोअर कोर्ट्स को ऑर्डर देता है कि हाँ आप कुछ, आपसे ये नहीं हो पा रहा है तो आप इसको रोक दीजिए, हम फर्दर एक्सेस लेंगे, ये प्रोविजन होता है। सर्टियरी से ये आपको याद रखना है, ये सर्टिफिकेट का एक तरह से, इससे याद रख लीजिए आप सर्टिफिकेट्स का। तो इसमें भी क्या होता है, हायर कोर्ट्स सेम है, हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स की बात का ऑर्डर जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम जो है इसमें एक है कि यहाँ तो प्रोविजन था कि आप मत कीजिए, लेकिन यहाँ प्रोविजन करने के साथ उसको रेक्टिफाई भी करती है, उसका जजमेंट भी करती है इस सर्टियरी में। और लास्ट में आ जाता है क्यू वारंटो जो कि है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, मतलब किस बेसिस पे आप किसी को रिटेन करते हैं, अरेस्ट करते हैं, उसका ये बताता है। तो को वारंटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के 5 रेट्स आपको पता होने चाहिए। और उसके बाद हम कुछ बेसिक बात करेंगे। हमारा आर्टिकल 32 जो है, जो ये हटा दिया गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिडिक्शन के रिलेटेड था कि हम संशोधन नहीं कर सकते, इसलिए हटा दिया गया है इसको। तो इसको इम्पोर्टेंट मत मानिए। फिलहाल आर्टिकल 33 में क्या, पार्लियामेंट टू मॉडिफाई राइट्स कन्फर्ड बाय द पार्ट्स ऑफ आर्म फोर्स, ये आर्म फोर्सेस के रिलेटेड जो आप पार्लियामेंट जो है कुछ चेंजेस ला सकती है। कि आर्म फोर्सेस में देखिए बहुत सारे नियम्स हैं कि इनको थोड़ा सा फंडामेंटल राइट्स से वंचित किया जाता है, क्योंकि अगर नहीं दिया जाएगा, इनका थोड़ा रूल अलग है, तो इसलिए इसे कंट्रोल में लाने के लिए थोड़ा सा कुछ इनको राइट्स हटा दिए गए। उसी तरह आर्टिकल 34 में राइट कन्फर्ड बाय द मार्शल लॉ जो होता है उसके रिगार्डिंग कुछ लॉज बनाए गए हैं। उसी तरह आर्टिकल 35 में जो बोलता है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, मतलब इसमें अगर कोई, मतलब ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स का अगर कुछ करना है तो वो विद पार्लियामेंट करेगी, ना कि कोई स्टेट लेजिस्लेचर करेगा, ये बताता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो, और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो गया था क्योंकि हमें इसे अभी कवर करना है फास्टली, ताकि आपके एग्जाम के लिए ये बेसिक आपको मिल गया। हालांकि इसमें बहुत सारा कंटेंट दिया गया है, अगर आप इसे अपने बुक्स, जैसे फेमस बुक्स है पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, उसमें पढ़े तो ये सारा ही कंटेंट मिलेगा। मैंने सिर्फ एक पॉइंट वाइज आपको दे दिया ब्रीफ नॉलेज की, अब पढ़ेंगे आप तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन इससे भी अगर आप एग्जाम पॉइंट के लिए जा रहे हैं, उस एग्जाम से पहले आप इसे देख लीजिए या नोट्स बना लीजिए, तो ये काफ़ी कारगर होगा आपके लिए। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो कि डीपीएसपी होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसकी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर से जरूर कर दें। धन्यवाद।